नमस्ते बच्चों, बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम पढ़ते हैं अवैध साझेदारी। इससे पहले वाले वीडियो में हम साझेदारी के बारे में पढ़ चुके हैं, साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी के लक्षण। आज हम पढ़ते हैं अवैध साझेदारी, इलीगल पार्टनरशिप। अवैध साझेदारी कब हो जाती है? साझेदारी अवैध कब होती है? निम्नलिखित कारणों से। निम्न कारणों से साझेदारी अवैध हो सकती है। निम्नलिखित कारणों से साझेदारी अवैध हो सकती है। पहला कारण है व्यवसाय में कम से कम 2 से कम व्यक्ति होने पर। पहला कारण, व्यवसाय में 2 से कम व्यक्ति होने पर। यदि व्यवसाय में 2 से कम, यदि एक व्यक्ति रह जाता है तो फिर वो एकाकी व्यापार कहलाएगा, या साझेदारी समाप्त हो सकती है, अवैध हो सकती है, साझेदारी का विघटन हो सकता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने पर ही साझेदारी है। यदि एक व्यक्ति है तो वो भी साझेदारी अवैध होगी, साझेदारी की श्रेणी में नहीं आएगी। यदि अकेला व्यक्ति अपना व्यवसाय आगे संचालन करता रहता है तो वो एकल व्यापार में आता है, फिर साझेदारी में नहीं आता। या हो सकता है कि साझेदारी समाप्त हो जाए। दूसरा बिंदु आता है अधिकतम संख्या का। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होने पर भी साझेदारी अवैध हो जाती है। साधारण व्यवसाय में 50 से अधिक व्यक्ति होने पर, यदि साधारण व्यवसाय है, सामान्य व्यवसाय है, उसमें 50 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो साझेदारी अवैध हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे व्यवसाय है जिसमें 50 से अधिक संख्या भी हो तो वो साझेदारी बनी रहती है। सरकार की अनुमति से अधिकतम 100 व्यक्ति भी हो सकते हैं। सरकार की अनुमति से अधिकतम 100 व्यक्ति भी हो सकते हैं तो साझेदारी वैध बनी रहती है। यदि सरकार से अनुमति नहीं ली है तो वो साझेदारी अवैध कहलाएगी। अवैध साझेदारी का तीसरा बिंदु आता है साझेदारी की स्थापना अवैधानिक उद्देश्य के लिए की गई हो। साझेदारी की स्थापना अवैधानिक उद्देश्य यदि साझेदारी का उद्देश्य कानूनी रूप से नहीं है तो साझेदारी अवैध कहलाएगी। उद्देश्य के लिए की गई हो। यदि इसकी स्थापना के उद्देश्य जो है, जिस उद्देश्य के लिए साझेदारी बनाई गई, यदि वो उद्देश्य अवैधानिक, गैर कानूनी हो तो साझेदारी अवैध कहलाती है। शत्रु राष्ट्र के व्यक्ति के साथ शत्रु राष्ट्र के व्यक्ति के साथ यदि कोई
दुश्मन राष्ट्र है उसका जो व्यक्ति है उसके साथ यदि कोई व्यवसाय किया गया है, के साथ किया गया व्यवसाय अवैध साझेदारी की श्रेणी में आता है, अवैध व्यवसाय की श्रेणी में आता है। अगला बिंदु आता है साझेदारी व्यवसाय जनहित, साझेदारी व्यवसाय जनहित के विरुद्ध हो, साझेदारी व्यवसाय जनहित के विरुद्ध हो या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो, जन नीति के विरुद्ध अथवा अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो। तो साझेदारी अवैध कहलाती है। जनहित के विरुद्ध यानी जिसमें जनता का हित नहीं है, यदि कोई ऐसा व्यवसाय किया जिसमें जनता का हित नहीं है या कोई अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति की पालना नहीं की, विदेशी नीति जो भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है उस नीति के यदि कोई विरुद्ध कार्य किया गया है, व्यवसाय किया गया है, तो वो अवैध व्यवसाय या अवैध साझेदारी की श्रेणी में आता है। अगला बिंदु आता है साझेदारी व्यवसाय सरकारी नीति के विरुद्ध हो। साझेदारी व्यवसाय सरकारी नीति के विरुद्ध हो। सरकार ने जो व्यवसाय की नीतियां बनाई है, बिजनेस पॉलिसी जो बनाई है, उस पॉलिसी के विरुद्ध यदि कोई व्यवसाय किया जाता है तो वो अवैध साझेदारी की श्रेणी में आता है। आप इन सब को अपनी नोटबुक में लिखना, नोट करना। अब हम बढ़ते हैं साझेदारों के प्रकार। साझेदारों के प्रकार। साझेदारों के प्रकार। पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं? जो साझेदारी में जो साझेदार होते हैं वो कितने प्रकार के? तो सबसे पहला आता है सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार। एक्टिव पार्टनरशिप, एक्टिव पार्टनर, इसको मुख्य साझेदार भी कहते हैं। मुख्य साझेदार, मुख्य साझेदार। ये सक्रिय साझेदार बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार होता है। पूंजी निवेश करता है, व्यवसाय की समस्त संचालन क्रियाओं में ये हिस्सेदारी रखता है, भाग लेता है, साझेदारी के महत्वपूर्ण कार्य करता है, पूर्ण रूप से अपना समय साझेदारी में देता है, वो सक्रिय है। सक्रिय साझेदार को अलग लाभ के अलावा हिस्सा मिलता है जिसको पारिश्रमिक भी कहते हैं। तो ये सक्रिय साझेदार पूर्ण रूप से साझेदारी में काम करता है। पूंजी निवेश, लाभ हानि में बराबर हिस्सा या साझेदारों ने जितना अनुमति किया है, तय किया है, उसके अनुसार उसको हिस्सा मिलता है। संचालन क्रियाओं में ये भाग लेता है, व्यवसाय की समस्त गतिविधियों में ये भाग लेता है, वो है सक्रिय साझेदार। दूसरा आता है निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार कुछ भी कार्य नहीं करता। पूंजी निवेश तो करते हैं लेकिन संचालन क्रियाओं में भाग नहीं लेते। मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ बातें। पूंजी निवेश करते हैं
यानी साझेदारी में पूंजी लगाते हैं, पूंजी का विनियोग करते हैं, पूंजी निवेश करते हैं, व्यापार संचालन की क्रियाओं में भाग नहीं लेते। व्यापार संचालन क्रियाओं में, व्यापार संचालन क्रियाओं में भाग नहीं लेते। व्यापार की जो संचालन क्रियाएं होती है उसमें भाग नहीं लेते। आम जनता की नज़र में साझेदार नहीं माने जाते। आम जनता की नज़र में ये साझेदार नहीं होते। आम जनता की नज़र में जनता इनको साझेदार नहीं मानती। जनता की नज़र में ये साझेदार नहीं है। लाभ हानि के लिए, अपने हिस्से के लिए उत्तरदायी होते हैं, लाभ हानि में उत्तरदायी होते हैं, लाभ हानि में उत्तरदायी। लेकिन ये उत्तरदायी अपने हिस्से की तक ही सीमित है। अपना जितना हिस्सा है, अपना जितना भाग है, उस भाग तक के लिए ये लाभ हानि में उत्तरदायी होते हैं। नाम मात्र का साझेदार, नाम मात्र का साझेदार, नाम मात्र का केवल अपने नाम का प्रयोग करने की अनुमति देता है कि भाई मेरा नाम है, मेरी शहर में, समाज में ख्याति है, साख है, आप मेरे नाम का प्रयोग कर सकते हो। वो होता है नाम मात्र का साझेदार। अपने नाम और साख, साख का मतलब ख्याति, प्रसिद्धि, कि भाई ये व्यक्ति प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। अपने नाम और साख यानी ख्याति, प्रसिद्धि के प्रयोग की अनुमति देता है, के प्रयोग की अनुमति देता है। अपना खुद का नाम वो दूसरों को कहता है कि भाई आप मेरे नाम का प्रयोग कर सकते हैं, मेरी समाज में ख्याति है, प्रसिद्ध है, यश है, तो आप मेरे नाम का प्रयोग कर सकते हैं। वो है नाम मात्र का साझेदार। संचालन क्रियाओं में ये भाग नहीं लेते, पूंजी निवेश भी नहीं करते, पूंजी निवेश नहीं करते हैं। और व्यापार की संचालन क्रियाओं में भाग नहीं लेते। व्यापारिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते। व्यापारिक क्रियाओं में ये भाग नहीं लेते हैं, संचालन क्रियाओं में ये भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अन्य पक्ष, व्यापार के अलावा दूसरे व्यक्ति जो होते हैं, आम नागरिक इस साझेदार को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। आम जनता इसको उत्तरदायी ठहरा सकती है। आम जनता ये कह सकती है कि भाई आप व्यवसाय में साझेदार है, लेकिन वो नाम का प्रयोग करने की अनुमति देता है, तो आम जनता उसको उत्तरदायी ठहरा सकती है कि भाई हमने तो आपको जानकर ही व्यवसाय से अनुबंध किया है। आप व्यक्ति जो नाम मात्र का साझेदार है ना, उसको जानकर ही हमने व्यवसाय में इनसे लेन देन किया है, अनुबंध किया है,
इसलिए आम जनता उसको उत्तरदायी ठहरा सकती है। अगला आता है केवल लाभ में साझेदार। केवल लाभ में हिस्सेदारी। पूंजी निवेश करते हैं, पूंजी का विनियोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूंजी निवेश करते हैं, पूंजी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाभ में हिस्सेदारी है, हानि में नहीं है। लाभ में हिस्सेदारी लेते हैं, लाभ लेते हैं, लाभ में हिस्सेदारी लेते हैं, लेकिन हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। हानि के लिए ये उत्तरदायी नहीं है। हानि के लिए उत्तरदायी नहीं, हानि ये वहन नहीं करते, हानि के लिए उत्तरदायी नहीं। केवल लाभ लेते हैं, केवल अपना पूंजी का निवेश करते हैं, पूंजी लगाते हैं, केवल पूंजी लगाते हैं और लाभ उनको पूंजी के अनुपात में मिल जाता है। हानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरे। जो व्यक्ति चाहता है कि मैं केवल पूंजी लगाऊं और मेरे को पूंजी का प्रतिफल मिल जाए, पूंजी है उस पर कुछ लाभ मिल जाए, पूंजी विनियोग कर लेता हूं, तो इस तरह के जो साझेदार होते हैं वो केवल लाभ में साझेदार होते हैं। गत्यावरोध या प्रदर्शन द्वारा साझेदार। प्रदर्शन द्वारा साझेदार। प्रदर्शन द्वारा साझेदार प्रदर्शित करते हैं, ये दिखाते हैं केवल कि मैं साझेदार हूँ, लेकिन वास्तव में ये साझेदार नहीं होते। इनका व्यवहार इस तरह का होता है कि वो दूसरे व्यक्ति उनको साझेदार समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में ये साझेदार नहीं होते। इनको गत्यावरोध साझेदार या प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहते हैं। व्यवहार द्वारा प्रदर्शित होता है, व्यवहार द्वारा प्रदर्शित होता है। व्यवहार द्वारा प्रदर्शित होता है, लेकिन साझेदार नहीं होते, लेकिन साझेदार नहीं होते हैं। ये केवल इस तरह का व्यवहार या इस तरह की क्रियाएं करते हैं कि दूसरे व्यक्ति ये समझ लेते हैं कि ये साझेदारी में साझेदार है, लेकिन वास्तव में ये नहीं होते। ये अन्य पक्षों के लिए इनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अन्य पक्षों के लिए उत्तरदायी है। अन्य पक्ष जो दूसरे व्यवसाय से संबंध नहीं रखते, दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, वो इस साझेदार को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। बिंदु नंबर 6, अगला साझेदार आता है अवयस्क नाबालिग साझेदार। अवयस्क या नाबालिग साझेदार। जो 18 वर्ष से कम है वो अवयस्क साझेदार है, नाबालिग साझेदार है। ये केवल लाभ में हिस्सा लेते हैं, पूंजी निवेश करते हैं,
पूंजी निवेश करते हैं, केवल लाभ में हिस्सेदारी, केवल लाभ में इनको हिस्सा मिलता है। केवल लाभ में इनको हिस्सा मिलता है, हानि में नहीं। हानि के लिए ये उत्तरदायी नहीं होते। धारा 30 में अव्यस्त के बारे में वर्णन किया गया है। कंपनी अधिनियम की धारा 30 में अवयस्क साझेदार के बारे में वर्णन है। उसमें लिखा हुआ है कि अवयस्क व्यक्ति या बालक अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं है, वो अनुबंध नहीं कर सकता, लेकिन अन्य साझेदारों की सहमति से, अन्य साझेदारों की सहमति से पूंजी निवेश करते हैं। केवल लाभ में इनको हिस्सा मिलता है, हानि में नहीं। उसके बाद में यदि वो वयस्क हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, समय निकलने के बाद में वो 18 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, तो उनके जो अधिकार या उनके जो कर्तव्य होते हैं दूसरे साझेदारों की तरह हो जाते हैं। उससे पहले उसको नाबालिग साझेदार को सूचना देनी पड़ती है कि मैं साझेदारी में रह सकता हूँ, रहना चाहता हूँ या साझेदारी से हटना चाहता हूँ। सूचना देने के बाद में ही आगे कार्यवाही होती है। अगला बिंदु आता है, अगला साझेदार है आगंतुक साझेदार। आगंतुक साझेदार, आगंतुक आने वाला साझेदार, जो साझेदार नया आ रहा है वो आगंतुक है। नया साझेदार, नया साझेदार जो साझेदारी में प्रवेश हुआ है, ये अपने हिस्से की पूंजी लाता है, अपने हिस्से की पूंजी लाता है, अपने हिस्से की पूंजी लाता है, यानी अपने हिस्से का पूंजी का निवेश करता है, अपने हिस्से की ख्याति भी लाता है। नया साझेदार है, इस नए साझेदार को दूसरे साझेदारों की अनुमति से ही साझेदार बन सकता है। दूसरे साझेदार यदि अनुमति नहीं देते हैं तो ये आगंतुक साझेदार नहीं बन सकता। दूसरे साझेदारों की अनुमति से ही ये साझेदार बन सकता है। ये एक नया साझेदार होता है, अपने हिस्से की पूंजी लाता है और इसको अन्य साझेदारों की सहमति से लाभ और हानि में हिस्सेदारी मिलती है। बाहर जाने वाले साझेदार, बाहर जाने वाले साझेदार, साझेदारी को छोड़कर जाने वाले साझेदार, जो साझेदार साझेदारी को छोड़ना चाहते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं छोड़ने वाले साझेदार, छोड़ने वाले साझेदार। मैं यहाँ पर प्रत्येक साझेदार का संक्षिप्त वर्णन है, आप इस वर्णन को पूर्ण वाक्य के रूप में लिखना, पूरा वाक्य बनाना। संक्षिप्त वर्णन है, पूरा वर्णन बोर्ड पर संभव नहीं है समयाभाव के कारण, इसलिए मैं यहाँ पर प्रत्येक साझेदार के संक्षिप्त रूप से बताता हूँ। आपको वहाँ पर पूर्ण रूप से वर्णन वाक्य के रूप में करना है। तो छोड़ने वाले साझेदार होते हैं ना, वो बाहर जाने वाले साझेदार होते हैं। अब ये साझेदार को घोषणा करनी पड़ती है, साझेदार को छोड़ने की
घोषणा करनी पड़ती है। साझेदार को छोड़ने के लिए घोषणा करनी पड़ती है कि भाई मैं साझेदार आपकी साझेदारी में हूँ, इस तारीख के बाद मैं ये साझेदारी छोड़ रहा हूँ। अब साझेदार बाहर जाने वाले साझेदार कई कारण से जा सकते हैं। एक तो साझेदार की मृत्यु हो गई, वो साझेदारी को छोड़ता है या साझेदारी छूट जाती है। वैसे साझेदारी का विघटन हो जाता है, यदि कोई दिवालिया है साझेदारी समाप्त भी हो सकती है, साझेदारी बनी भी रह सकती है, लेकिन वो साझेदार हट जाता है, उसको फिर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इस साझेदार को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। इस साझेदार को हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। जो साझेदार बाहर चला गया, तिथि उस दिनांक के बाद में उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, उससे पहले हम इसको उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। तो बच्चों, इन सब बिंदुओं को आप अपनी नोटबुक में नोट करना। आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।